नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अंकेक्षण के उद्देश्य बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, अंकेक्षण के उद्देश्य बताइए। पिछली वीडियो में हम अंकेक्षण की परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में अंकेक्षण की परिभाषा का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों की जांच करना होता है और लेखा पुस्तकों का अध्ययन करके इस बात का पता लगाना होता है कि आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं कि नहीं। ठीक है, तथा वे संस्था की स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, है ना। और यह भी तभी हो पाएगा जब अंकेक्षक खातों और विवरणों की जांच करेगा, है ना। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ, यानी इसको लिख लेंगे हम, अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ अंकेक्षक को गलतियों तथा गबन का पता लगाना होता है। ठीक है, प्रोफेसर लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। किसके अनुसार? लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार। लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, कपट को ढूंढना। दूसरा, तकनीकी त्रुटियों का ज्ञान। तीसरा, सैद्धांतिक त्रुटियों को ढूंढना। लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार जो है अंकेक्षण के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, कपट को ढूंढना। दूसरा, तकनीकी त्रुटियों का ज्ञान। तीसरा, सैद्धांतिक त्रुटियों को ढूंढना। अब बात करते हैं हम अंकेक्षण के उद्देश्य की। ठीक है, मोटे तौर पर अंकेक्षण के 2 उद्देश्य हैं। पहला, मुख्य उद्देश्य। दूसरा, सहायक उद्देश्य। पहला है मुख्य उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में क्या होता है कि मुख्य उद्देश्य में पहला होता है कि सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। दूसरा होता है पूर्णता की जांच। तीसरा होता है नियमानुकूलता की जांच। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक उद्देश्यों की। सहायक उद्देश्य में क्या होता है कि पहला होता है अशुद्धियों का पता लगाना। दूसरा होता है कपट का पता लगाना। तीसरा होता है अशुद्धियों और कपटों को रोकना, यानी दोनों का पता लगाकर फिर दोनों को रोकना। अब बारी बारी से दोनों को डिफाइन करते हैं, है ना। अब हम अंकेक्षण के उद्देश्यों को संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की। मुख्य उद्देश्य में यह है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह बताना होता है या यह सत्यापित करना होता है कि किसी एक निश्चित तारीख को आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है और लाभ हानि खाता उस अवधि में हुए सही लाभ हानि को बताता है। कंपनी अधिनियम की धारा 227 के अनुसार अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि वित्तीय वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट कंपनी की दशा का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है तथा लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट उस वर्ष के लिए सही लाभ हानि प्रकट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक उद्देश्यों की। सहायक उद्देश्य में है कि अंकेक्षक को मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिन्हें अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सहायक उद्देश्य में 2 बातें शामिल हैं। पहली, कपटों का पता लगाना और उनको रोकना।
दूसरी अशुद्धियों का पता लगाना और उनको रोकना। तो पहले हम बात करते हैं कपटों का पता लगाना और उनको रोकना। कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझकर किसी को छलने या धोखा देने से या सत्य बात को छिपाने के उद्देश्य से की जाती है, कपट कहलाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो व्यवसाय के स्वामियों को जानबूझकर धोखा देने के अभिप्राय से किया जाता है। ठीक है, कपट को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह कपट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रोकड़ का गबन, दूसरा होता है माल का गबन, तीसरा होता है खातों में हेरा फेरी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बात की, यानी अशुद्धियों का पता लगाना और उनको रोकना। यानी सामान्यतया जो अशुद्धियां होती हैं लेखा तैयार करने वाले व्यक्ति की लापरवाही का परिणाम होती हैं। अंकेक्षक को अशुद्धियों के बारे में बहुत ही सावधानी से जांच करनी चाहिए। अंकेक्षण कार्य के दौरान इन अशुद्धियों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये अशुद्धियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहली होती है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि जब लेखा किया जाता है, यानी लेखा करते समय लेखाकर्म के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण होती हैं। इनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे आयगत खर्चों को पूंजीगत और पूंजीगत खर्चों को आयगत मान लेना, है ना। इससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन इसका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी अशुद्धि जो होती है धोखाधड़ी या छलकपट के उद्देश्य से की जाती है। इनके होने से अंतिम खाते गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि में क्या होता है, जब किसी लेखे को पूर्णतः या आंशिक रूप से पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है तो इसे भूल की अशुद्धि कहते हैं, जिसका पता गहन जांच से ही चल सकता है। जैसे प्राप्त किराए की तुलना गत वर्ष के प्राप्त किराए से की जाए तो अंकेक्षक किराए के रूप में ऐसी जर्नल एंट्री का पता लगा सकता है ना, जिसका भूल से लेखा नहीं हुआ है। ठीक है, कि पिछले साल तो था, इस साल किराया नहीं आया, तो इससे इस बात को जान सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अशुद्धि की, यानी लेखे की अशुद्धि। लेखे की अशुद्धि में क्या होता है, जब कोई लेन देन प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में पूर्णतः यानी पूरे रूप से या बिल्कुल ना ही लिखने से रह जाएं, है ना। लेखे की अशुद्धि तलपट पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। अंकेक्षक ऐसी अशुद्धि का पता खातों की गहन जांच करके एवं पिछले वर्ष के खातों से उनकी तुलना करके पता लगा लेता है। अब बात करते हैं चौथी अशुद्धि की, यानी क्षतिपूरक अशुद्धि। जब कोई अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है तो वह क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद।